है आज 10 के साथ 7 के साथ 25 और हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और लेक्चर नंबर ये चलेगा आज 15। रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 15, ठीक है, अच्छा है। अभी तक जो बात हुई है कुल मिला के उसको अगर मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताऊं तो आपने देखा था कि इस तरीके से एक कंटेनर था, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ था, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ था और इसका डेप्थ जो था वो था d। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे था, ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको वो यहाँ फील होता था, ये ऑब्जेक्ट था उसको फील यहाँ पे होता था। तो ये दूरी हम निकाल चुके थे, ये कितना आया था d/μ। तो हमसे कहा गया था कि भाई आप शिफ्ट बताओ, तो शिफ्ट हमने जब निकाला था तो शिफ्ट का मतलब होता है नीचे से कितना ऊंचा उठा है, तो d में से d/μ हटा दिया था, d कॉमन ले लिया था, 1 - 1/μ लिया था। सारी दूरी हमने यहाँ से मेजर करी थी, इसके इस सरफेस से मेजर किया था, यही इसका 0,0 था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में एक और बात हमने देखी थी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, क्या लिखा था उसको, = v/u, यही था ना। यहाँ μ2 क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। v इमेज की दूरी कहाँ से, प्लेन सरफेस से, u ऑब्जेक्ट की दूरी, और जब μ2 पता लग गया तो μ1 तो पता लग ही जाएगा। ये बात थी और इसी के ऊपर काम होना था। आज हमारा सेक्शन है मछली चिड़िया, मछली चिड़िया वाले सवाल। तो एक होमवर्क भी दिया था माइक्रोस्कोप वाला, वो होमवर्क पे आइए, होमवर्क वाले सवाल पे आइए। जो होमवर्क दिया था, ओहो बड़े ब्लैक लिख रहे हैं भाई साहब, अच्छी बात है। होमवर्क दिया था उसमें कहा था कि आप एक यहाँ पे टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है जो भी है, उसके हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के देख रहे हो, बढ़िया ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है, तुम्हारा मन खुश है, तुम ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे करके, ऐसे देखते ना, ऐसे तुम यूँ करके देख रहे हो, तुमको दिख रहा है वाह वहाँ ये अच्छा लाल पीला ब्लू कर चल बढ़िया। अब तुमने क्या किया, तुमने ऑब्जेक्ट को तो वही रखा, लेकिन रास्ते में एक स्लैब लगा दी। क्या ऐसे लगाया था स्लैब, कितने है इसकी थिकनेस, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। अब इसका म्यू कितना है, हाँ ग्लास दे रखा है तो 1.5, और बाहर में वापस एयर है और तुम एयर से देख रहे हो, फिर से एयर से तुम देख रहे हो। भाई अब एयर से यहाँ भी एयर में थे लेकिन पूरा माहौल खाली था, एक ही मीडियम था, तो जहाँ था वहाँ दिख रहा है। इस वाले कंडीशन की देखो, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ग्लास में। ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास में है और तुम उसको देख रहे हो एयर से, मतलब तुम देख रहे हो एयर से। यहाँ पे दिखा दो कि वो माइक्रोस्कोप है और तुम उसको ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, तुम उसको देख रहे हो। अब तुम अपनी सिचुएशन सोचो, अब लाइट को यहाँ से यहाँ जाने में मीडियम बदलना पड़ रहा है, तो मीडियम बदलना पड़ रहा है तो आँखों का धोखा होगा। आँखें धोखा कब खाएंगी, जब तुम मीडियम बदलोगे। मीडियम अगर सेम रहेगा तो आँखों को कोई दिक्कत नहीं है, जो सामान जहाँ है, तुम जहाँ बैठे हो मुझे वहाँ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही बीच में कोई मीडियम डाल दूंगा तो तुम जहाँ हो एक्चुअली में मुझे वहाँ नहीं दिखोगे, मैं फिर तुमको देख ही नहीं पाऊँगा। फिर मैं क्या देख पाऊँगा, तुम्हारी इमेज। एक बार में हम ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों को नहीं देख सकते। पानी के अंदर जो मछली हम देख रहे होते हैं, सही मायने में वो मछली है ही नहीं, वो मछली की इमेज है। और मछली जो मुझे देख रही है वो मैं हूँ ही नहीं, मछली के लिए मैं नहीं हूँ, मेरी इमेज को देख रही है मछली। मतलब दोनों को धोखा हो रहा है। अगर मैं भी पानी के अंदर जाऊँ तब मछली को देखूँ तो तब असली चीज़ें दिख रही है, फिर तो मैं भी मछली को देख रहा हूँ, मछली भी मुझे देख रही है। मछली बाहर आ जाए,
नहीं और जिंदा हो तो उस समय अगर वो तुमको देखती है तो सही में तुमको देखती है। अच्छा, इस सिचुएशन में देखो क्या होगा, तो क्या धोखा होगा यहाँ? तो जहाँ से पहले देख पा रहे थे क्या वहीं से देख पाओगे क्या? नहीं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको ऊंचा नीचा करना पड़ेगा तब दिखेगा। कितना ऊंचा नीचा करना पड़ेगा? उसी को तो शिफ्ट बोलते हो। तो कुल मिला के यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब दिमाग लगाओ, मैंने हवा से पानी के अंदर की मछली को देखा। हवा का म्यू कितना है? 1। पानी का कितना है? 1 से तो ज़्यादा ही है, 4/3। मतलब मैं हूँ रेडर में, देख रहा हूँ डेंसर में, मुझे थोड़ा ऊंचा फील हुआ। यहाँ भी तो वही है रेडर में, देख रहा है डेंसर में, तो इसको भी ये थोड़ा ऊंचा फील होगा। मतलब थोड़ा अपने माइक्रोस्कोप को वो ऊंचा कर लेगा तो दिख जाएगा वो। सोच के देख, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। पहला तो आंसर ये है कि पहली बात, इस बात की तो पूरी गारंटी है कि जो शिफ्ट होना है वो होना है ऊपर, और शिफ्ट का फॉर्मूला होता है यही d टाइम्स 1 माइनस 1/μ। d क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? d कैसे 3 होगा रे बहादुर? d ये कितना नीचे था पहले? नहीं दिया था, कोई बात नहीं। तो पहले d पे था। अच्छा, 1 माइनस 1/μ, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। पहले फोटो बना लो, फोटो बनाने के बाद मैं आपको एक वैल्यू दे देता हूँ ताकि एक बढ़िया आंसर आए। सर मैं इसमें d 3 सेंटीमीटर ले लिया। नहीं, d नहीं ले सकते, वो t है। d फॉर डॉग, t फॉर टाइगर। एक जैसे पैटर्न से करें, जैसे जो पैटर्न हमने सीखा है उस पैटर्न से करें। हमने इसमें अभी शिफ्ट निकाला है तो इसको शिफ्ट वाले सवाल से करें। करने को बहुत सारी तकनीक हो सकती है, लेकिन हम ऐसा तरीके पे प्रैक्टिस करें जिससे क्वेश्चन जल्दी बने और कभी फेल नहीं हो, और उसी की प्रैक्टिस बार बार करें। तरीका, मेथड तो कई सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किताब में तो देखोगे ना तो फार्मूला भी है कि भाई रेडर से डेंसर देखूंगा फार्मूला नंबर 1, डेंसर से रेडर देखूंगा फार्मूला नंबर 2, और अपने मेथड से वहाँ तेज हो जाएगा। लेकिन वो रिस्की है, फंसने के चांस है। क्या कुछ आया? डी नहीं पता है। गौर से देखेंगे तो डी पता हो जाएगा। भाई तुमने डी को 3 क्यों लिया था? मुझे डेप्थ लगा नहीं, मतलब हाँ ठीक है। क्या क्या बोला? मुझे वो डेप्थ लगा, मुझे मतलब कितना गहरा नीचे रखा है उसने स्लैब पे। अच्छा बताओ, ये यहाँ होता तो कोई दिक्कत होती क्या? जहाँ होता वहीं दिखता, यहाँ होता तो भी नहीं, यहाँ होता तो भी नहीं। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? ईमानदारी से देखो तो अपने को सारा फोकस यहाँ पे रखना है। और अगर देखो ये अगर 0,0 है, ईमानदारी से देख भाई, इसके ऊपर कहीं भी रहूँगा, हवा हवा है, वहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस की बात ही नहीं है। डिस्टर्बेंस ही यहाँ से इसके नीचे से शुरू हुआ है। तो तुम यहाँ से एडजस्ट करोगे ना कि कितना उठा हुआ दिखाएगा। अरे भाई कितना उठा हुआ दिखाई देगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सेक्शन या हवा? ये सेक्शन। तो इस सेक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ से देखते हैं ना, नीचे का सेक्शन डी, नीचे का सेक्शन डिसाइड करता है ना, वही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो कितना है? डी। तो इसीलिए भाई ने जो बात कही कि मैं डी को कितना रखूँगा? 3, परंतु समझना ये क्या है कि ये ऊपर कहीं भी दिखाए, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? 3 माइनस 1 माइनस 1/μ कितना? 3/2। 3/2 सही बोला भाई ने, 3/2। अब देखना 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, 1 माइनस 2/3 कितना बना? यस 1/3, मतलब कहानी कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा किधर? ऊपर। 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा किधर? तो ऊपर। मतलब पहली बात शिफ्ट ऊपर होगा, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया।
अब सवाल है कितना ऊपर, तो आंसर है 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर। सही है क्या? अब मैं अपने माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर लूँगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर दिखाऊंगा, बात बन जाएगी। सही है? तो आराम से इसको समझ सकते हैं। एक इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ, लिखिए लिखिए लिखिए, बन गया ना तुमसे दोस्त, धन्यवाद। लिखो, अ बबल इन अ ग्लास, a bubble in a glass slab लगा देना, a bubble in a glass slab, म्यू रखो 1.5, when viewed from one side appears at 5 centimeter and it appears at 2 centimeter from other side, find thickness of slab, find thickness of slab। करिए, कोशिश करिए। उसको थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो ताकि दिखे लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बबल इन अ ग्लास स्लैब जिसका म्यू है 1.5 और इसको एक साइड से जब मेजर देखा तो उसको वो दिखा है 5 सेंटीमीटर पर, और उसी को अगर दूसरे साइड से देखा तो उसको दिखा है कितने पे, तो 2 सेंटीमीटर पे। एक साइड से 5 सेंटीमीटर पे और एक साइड से 2 सेंटीमीटर पे, ये उसको दिखा है। अब कहानी कैसी बन सकती है यहाँ से, इसको लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ये मेरे पास कोई स्लैब है और इस स्लैब का थिकनेस है कुछ ना कुछ,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका थिकनेस जो है वो है टी। अच्छा, इस स्लैब के अंदर ही बबल है और बबल कहाँ है नहीं पता। हमने मान लिया कि वो बबल यहाँ से x दूरी पर है, तो इधर वाले सरफेस से, अब दो तरफ से देखना है उसको, एक इधर से देखना है और एक इसको इधर से देखना है। नाम रख देते हैं, माना इसका नाम रख दिया PQ और ये रख देते हैं RS। तो अगर PQ के तरफ से अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सपोज करो, तो यहाँ से कितनी दूरी होगी, तो ये होगी t माइनस एक्स, ये t माइनस एक्स होगी। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वर मेरा यहाँ से मान लो देखना चाहता है, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ से देखना चाहता है। हम हमेशा प्लेन सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन वाली बात सिर्फ इस पे ध्यान देना अभी। तो तुम्हारे पास प्लेन सरफेस के एक ही नियम है, μ2 अपॉन μ1। यहाँ पे नियम है μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v अपॉन u। μ2 मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए। अब ये समझना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे यहाँ से निकालोगे। अब देखना किसको है भाई, देखना तो उस ऑब्जर्वर को है जो बाहर है ऑब्जर्वर। ऐसे नहीं कि इसके आँख में रे आना, ऐसा नहीं, एक रे थोड़ी निकालेंगे, बहुत निकाल सकते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जा रही है, बाहर, एयर में। तो पक्का μ2 हमारा 1 होगा, एयर अपॉन μ1 अंदर में ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में कुछ दिया है 1.5। ठीक है भाई, तो इसको लिख लो 1.5 इक्वल्स टू v। इसने कहा है कि भाई एक तरफ से देखूंगा तो मुझे कहाँ दिख रहा है, 5 पे, तो ये रहा 5। अब ये u हमने क्या माना है, x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7.5, है ना। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात क्या है, उस पे देखो। अगर तुम RS के तरफ से देखते हो, अब देखना RS के तरफ देखा, लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बाहर जानी चाहिए। अब जैसी बाहर जानी चाहिए तो उस कंडीशन में वापस से फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v अपॉन u। अब तुम कर सकते हो अगर चाहो तो 21.2 क्या पूछा है आपसे, थिकनेस ऑफ स्लैब 21/2। हाँ देखते हैं, हो जाना चाहिए। मिलाएं, देखो μ2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 होता है 1 होगा, अपॉन μ1 ये स्लैब कितना है 1.5। v मुझे इसने कहा है कि 2 पे दिखता है, 2 सेंटीमीटर पे, u नहीं t माइनस एक्स। अब यहाँ से तुम कह सकते हो t माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से तुम सीधा t कह सकते हो क्या, 3 प्लस x तुमने निकाला हुआ है 7.5। इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारा t आ गया वही जो तुमने कहा 10.5। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, आ गया ना। ये कहानी है। आप बस इतना रखिए कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में इसको इस तरीके से निकालते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में इसको इस तरीके से निकालते हैं। सही है, हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। हमेशा μ2 को लेके ही लड़ाई होती है कि μ2 क्या रखना है। तो μ2 ये रखना है कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो हमारा μ2 है। सीधी बात है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। अब चलो, अब हेडिंग दो, बर्ड फिश प्रॉब्लम।
ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा। कंसीडर दैट अ फिश इज 30 centimeter inside the water and bird is 36 करो उसको 36 करना, हाँ, एंड बर्ड इज 36 centimeter above the level of water, above the water surface कर सकते हो, above the water surface, at what distance will the bird, at what distance will the bird appear to fish? At what distance will the bird appear to fish? ये सवाल है। अब पानी में है तो उसका म्यू तुम जानते हो 4/3 होता है। सेवेंटी 78 ठीक से करना पड़ेगा। एट what डिस्टेंस विल द बर्ड appear टू फिश? 49.5, ऐसा नहीं, सोच के देखो। कह रहा है एट what डिस्टेंस विल द बर्ड appear टू फिश। क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्ड appear टू फिश, इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब बताओ। बर्ड appear टू फिश का मतलब कौन है? देख कौन रहा है इसको? तो फिश ही तो ऑब्जर्वर है। फिश देख रहा है तो यही ऑब्जर्वर है। जब ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जर्वर फिश है और ऑब्जेक्ट बर्ड है। अब कहानी इसकी कि भाई इस तरीके से अगर मेरे पास मान लो ऐसे पानी है, पानी के अंदर कहीं यहाँ फिश है और यहाँ पे कहीं बर्ड है। ये है 36 सेंटीमीटर और ये भी है 36 सेंटीमीटर। क्या? ये तो 30 का ना 30। ठीक है, 30 लिया, 30 सही है। चलो 36 पे कर देते हैं, आ सकता है। देखो मिलाओ यहाँ से। अब यहाँ से मानो कि अब कौन किसको देखेगा वाली बात है। अच्छा, फिश ऑब्जर्वर है तो भाई रिफ्रैक्शन के बाद लाइट फिश के पास आनी चाहिए।
लाइट यहाँ से आएगी और ये फिश वाले जोन में लाइट को आना पड़ेगा, फिश वाले जोन में लाइट को आना पड़ेगा, तभी फिश इसको देखे। अब लगाओ रिलेशन, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v अपॉन u लगा दो। μ2 4/3, क्योंकि μ2 मैंने रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो है मेरे पास 4/3 अपॉन μ1 हवा है, इक्वल्स टू v, यही तो पता करना है, अपॉन u। भाई सारी दूरी तो इस सरफेस से मेजर होगी। अब इसके ठीक नीचे, अच्छा देख u चाहिए ना अपने को, तो u कहाँ है, ये है ऑब्जेक्ट, कितना दूर है 36 सेंटीमीटर, ये आया 36 सेंटीमीटर। तो बस थोड़ा सा इसको लिख दो ऐसे, 4/3 इक्वल्स टू v अपॉन 36, ये 12 × 4 48, तो यहाँ से v इक्वल्स टू आएगा 48 सेंटीमीटर। v अब मेजर यहाँ से करोगे और 48 सेंटीमीटर। अब एक दिमाग लगाओ, हमने देख लिया है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी तरफ बनाते हैं, तो ये 48 सेंटीमीटर है, तो सोचो ये 36 था, तो इसकी इमेज जो बनेगी ये इमेज यहाँ बनेगी, और उस इमेज की जो दूरी बननी है वो बननी है 48 सेंटीमीटर, है ना बात, सही है, धन्यवाद। मतलब 36 का तुम्हारा डाटा किसी ने 30 रख दिया तो कोई बात नहीं, 30 से भी बात तो यही होनी है। तो इस फॉर्मेट में इसको किया जाएगा। भाई एक ही नियम है, ऑब्जेक्ट पहचान लो, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए उसको μ2 रखो, बस हो गया, कहीं साइन वाइन की टेंशन नहीं, ठीक है, यह है बात। चलो हाँ हाँ हाँ, ये तो ये आया 48 यहाँ से। अब कहानी है इस क्वेश्चन के अंदर कि बर्ड अपीयर टू फिश, तो अच्छा मिटाने का मौका नहीं देंगे, चलो यहीं पे बोल देता हूँ फिर, फिश कहाँ है और ये कहाँ बनी, जोड़ो, 84 आ रहा है। अब इसको देखना है तो भाई नहीं मिटाओगे तो इसी से देखो, ग्रीन पेन से देखो, फिर देख लो भाई, यहाँ इमेज देखने वाला, यहाँ ये पूछा है ग्रीन वाला, बिल्कुल सही है। यहाँ से कितना 48 और यहाँ से देखेंगे तो मेरा आंसर, अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या होगा, 48 के साथ 36 जोड़ दीजिए, 36 जोड़ दीजिए, कितना 8 8 से 14, 1 4 5 3 8, 84 किसके लिए, फिश के लिए। सरफेस से कितना ऊंचा 48, सरफेस से 48 क्या बनेगी, इमेज। इस फिश को क्या दिखेगा, ये या ये, इमेज दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। अब मैं अगर देखूंगा बाहर से तो मुझे क्या दिखेगा, मैं अगर बाहर से देखूं तो मुझे बर्ड दिखेगी या फिर ये मछली, बाहर से दोनों दिखेगी ना यार, बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या दिक्कत है, बाहर से देखूंगा मैं। अच्छा सुन, अब जवाब देना, मैं हवा से देख रहा हूँ, मैं हवा से देख रहा हूँ तो मुझे क्या क्या दिखेगा, सब नहीं दिखेगा। हवा से देखूंगा तो मुझे पहली बात बर्ड दिखेगी और मछली की इमेज दिखेगी, और अगर मैं भी पानी के अंदर से देखूंगा तो पानी के अंदर से देखूंगा तो एक तो असली वाली मछली और दूसरा बर्ड की इमेज। क्या दूरी हमेशा इस सरफेस से मेजर करना है, प्लेन सरफेस से मेजर करना है, दूरी हमेशा यहाँ से मेजर। चलो अगला देखिए, इसमें इसने अब जो सवाल दिया है ये इसने वेलोसिटी पे दे दी। अब ज़रा सोचना, अब थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, तो सावधानी जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन अलग है, जैसे मैं लिखता हूँ dB/dt, तुम्हारे मन में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, धर से
यही आता है। लेकिन यहाँ अलर्ट रहना, ये काम तो काइनेमेटिक्स में होता था ना, जहाँ पे v का काम कौन करता था? वेलोसिटी। तो भाई काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, v अगर टाइम का फंक्शन हो, डिफ्रेंशिएट किया तो ये बात बन गई। लेकिन इस चैप्टर में v क्या है? इमेज की पोजीशन। इस चैप्टर में v स्पीड वेलोसिटी है ही नहीं। यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि भाई इस चैप्टर में ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो ऑप्टिक्स में जो v है सही मायने में ये वेलोसिटी नहीं है, ये है पोजीशन। पोजीशन किसकी? इमेज की। पोजीशन इमेज की। तो अब अगर ये डिफरेंशिएट होगा इस चैप्टर में, अगर इस चैप्टर में अगर v डिफरेंशिएट होगा तो क्या देगा? मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अगर तुमने v का डिफरेंशिएशन किया, dv/dt कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको? पहली बात, ये पोजीशन है और पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो वेलोसिटी मिलेगी। अब ये किसकी पोजीशन है? इमेज की। जिसका पोजीशन है डिफरेंशिएट करने से उसी की वेलोसिटी मिलेगी। और सुनो, पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन है सरफेस से। सरफेस होता है ना 0,0, सब कुछ सरफेस से मेजर किया जाता है। तो मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, तुम गौर फरमाना। भाई इस चैप्टर में ऑप्टिक्स में dv/dt का मतलब होता है वेलोसिटी किसकी? इमेज की। किसके रिस्पेक्ट में? तो सरफेस के रिस्पेक्ट में। ये है मेन बात। इसी ऑप्टिक्स में अगर मैं du/dt निकालूं तो वेलोसिटी किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की। किसके रिस्पेक्ट में? तो सरफेस के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आनी चाहिए। सही है? नोट कर लेंगे क्या? कर लीजिए। अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी बातें निकलेंगी। ये तुमने अगर समझ लिया तुमको मज़ा आएगा। यहाँ से रिलेशन बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। यहाँ एक सेक्शन में आओ, तरीके से बात को समझो। क्या है ये? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मेरे पास एक रिलेशन है प्लेन सरफेस के लिए, μ2/μ1 = v/u है। μ2/μ1 = v/u। यहाँ से अगर मैं v निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? u टाइम्स μ2/μ1। सही है। अब सोचो, अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहाँ करूँगा dv/dt, यहाँ करूँगा du/dt,
बाकी ये रहा तुम्हारा μ2 अपॉन μ1 आएगा। अब dB/dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो ये मेरे को मिला है वेलोसिटी, ऐसे लिख दूँ क्या, चलो पूरा लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, पूरा लिख लेना तुम, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरा टाइम दे के लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, और साथ में कौन आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1, पूरा टाइम दे के लिखना, पूरा टाइम दे के लिखना। क्या भैया बाउंसर तो नहीं हो रहा, एकदम से दिमाग ध्यान से करोगे तो बात बनेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखें, लिखिए, नोट कर रहे हो गया, लिखो, अ बर्ड इज मूविंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, अ बर्ड इज मूविंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, a fish is inside the water, a fish is inside the water and moving vertically upward with 12 centimeter per second. Find velocity of image of bird. Find velocity of image of bird. Velocity of image of bird, ये चाहिए अपने को, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड। फोटो बनाना इंपॉर्टेंट है, बिना फोटो कैसे सोच सकते हो, तुमने डायग्राम नहीं बनाया, इससे पहले वाला बनाया था, हाँ इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था, बना लिया था, हाँ बर्ड और फिश वाला डायग्राम कहाँ है, ठीक है।
आया कुछ? कितना? 18? ऐसा तो नहीं है, 16 हो सकता है। आइए विचार करें, क्या है मामला। ये है पानी, पानी के अंदर है मछली और ऊपर है बर्ड। ये बर्ड है और मानो ये नीचे की तरफ ऐसा आ रहा है और इसने कहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। इसके ठीक नीचे कहीं मान लीजिए मछली है और मछली ये रही और मछली की स्पीड है ऊपर की तरफ और वो भी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मछली की स्पीड है और ये है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। अब ज़रा सोचो, यहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात है, अब कौन किसको देखेगा ये पता होना चाहिए। दोनों, अगर मान लो ये इसको देखना चाहते हैं तो इसकी इमेज देखेंगे, लेकिन अगर फिश देखना चाहता है बर्ड को तो बर्ड की इमेज को देखेगा। तो क्वेश्चन में ये बिल्कुल डिसाइड किया जाएगा कि कौन किसको देख रहा है। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता कि, आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर बात समझ, लिखो ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड appear to fish, velocity of bird appear to fish, velocity of bird appear to fish। मतलब यहाँ जो फिश है ये है ऑब्जर्वर, जो फिश है वो है ऑब्जर्वर। और जब फिश ऑब्जर्वर है मतलब लाइट जो यहाँ से आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फिश वाले मीडियम में आनी चाहिए। यानी कि ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये है μ2 और ऊपर वाला जो है ये है μ1 और ये रहा वो प्लेन सरफेस, ये रहा वो प्लेन सरफेस। अच्छा ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ डिस्टेंस से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ वेलोसिटी से मतलब है। और मेरे पास एक रिलेशन आया हुआ है, ये वाला देख, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसको थोड़ा डिटेल लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल्स टू, यहाँ से देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस टाइम्स कितना भैया, μ2 अपॉन μ1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सरफेस तो ये है, सरफेस थोड़ी मूव कर रहा है ना, तो ये सरफेस की जो वेलोसिटी है यहाँ भी 0 और ये सरफेस की जो वेलोसिटी है यहाँ भी 0। सरफेस की वेलोसिटी तो 0 आ गई भाई। अगर तुम इसको यहाँ पे समझो, उस चीज़ को यहाँ पे समझो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूरा नाम क्या होगा इसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड। इमेज किसकी है भैया, बर्ड की। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट, फिश। फिश है क्या, अच्छा हाँ यार, ये आराम से इस पे सोचना है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 0 तो आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, μ2 बताओ, μ2 1/5 कैसे, 4/3 होता है ना रे। μ2 वाटर है, वाटर का 4/3 होता है। अब अगर ऐसा करोगे तो कल से बेसबॉल वाला डंडा लेके आऊँगा और मार के सर फाड़ दूंगा। रे ऑप्टिक्स का आधा महीना हो गया, अभी भी किसका म्यू क्या लेंगे में लड़ाई चल रही है। वाटर कितना होता है, ग्लास का कितना होता है ना, 3/2 किसका होता है, अरे वो भी ग्लास ही है ब्रदर, वही तो है 1.5। चलो μ2 भाई हो गया, टेंशन नहीं लेने का। μ2 बोल, μ2 बता, 4/3। लड़के अच्छे हैं सारे, लड़कियां भी अच्छी हैं कुछ कुछ। μ1
1। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाया तुम लोगों ने अभी तक। ऑब्जेक्ट कौन है? पक्का कि मछली? इमेज किसका है? तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखूं मैं? 12 लिखेंगे तो अधूरी बात है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बर्ड की टेंडेंसी नीचे आने की है। माइनस का 12 जे कैप अगर लिखूं तो बात सही है, मैं तो लिख देता हूं भाई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां लिखना चाहिए माइनस का 12 जे कैप, मुझे ऐसा लग रहा है, लिख देना चाहिए। क्या सही लिखा है? सोच, बर्ड की टेंडेंसी नीचे आने की है, और जब बर्ड की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, नीचे वाला डायरेक्शन माइनस जे कैप होता है और ऊपर में जाता तो ऊपर की वेलोसिटी प्लस जे कैप लिखता। अभी बर्ड नीचे लेके आ रहे हो, सोच के लिखो। अब तरीके से मुझे बताओ कि तुम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना लिखोगे? माइनस के पूरा बोलना, बिल्कुल। अब तुम यहाँ से बोलोगे कि भाई वेलोसिटी किसकी? इमेज की। अरे भाई किसकी इमेज है? बर्ड की। बराबर कितना आया? माइनस का 16 जे कैप। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, रिपीट कर सकते हैं। पूरी कहानी देखो, पूरी कहानी देखो, इस स्टेप से ऐसे विचार करो। भाई इमेज किसकी है? बर्ड की। ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। पहले लिख लिया हमने, फिश ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट है बर्ड, ऑब्जेक्ट है बर्ड। फिश ऑब्जर्वर है तो ऑब्जेक्ट है बर्ड। क्या ये सवाल उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता था क्या? हाँ बिल्कुल। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसा है। अब घर पे तुम चाहो तो उल्टे तरीके से ट्राई कर लेना, मैं जानता हूँ तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमको भरोसा है कि आएगा तो कर लेंगे। कभी कभी इसको सूडो फीलिंग बोलते हैं, यही तो है सूडो। लगता है लेकिन है नहीं। अब समझिए, अभी हमने क्या निकाला भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? सरफेस के रिस्पेक्ट में। अभी फिश का कोई रिस्पेक्ट नहीं लिया हमने। लिखो लिखो, इस बात को लिखो तो। This is the velocity, this is the velocity of image of bird, this is the velocity of image of bird with respect to surface। क्या आंसर आ गया हमारा? अभी एक पार्ट का है, अभी असली बाकी है। अरे भाई एसी थोड़ा कम कर लो, थोड़ा एसी कम करो भाई। हाँ लिखो लिखो, हमसे पूछा है, कंटिन्यू करिएगा। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड दैट appear टू फिश, दैट appear टू फिश। ठीक है, अब देखना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना, बुद्धि खोलोगे तो बात बन जाएगी। अब मैं तुमको एक बात पहले बोलता हूँ, थोड़ा सा, जैसे कि आदमी अगर ऊपर ऊपर से भी सोचे तो इसका आंसर बोल सकता है। देख, मछली कहाँ है? पानी में। मछली को क्या दिख रही है? इमेज। और इमेज की स्पीड कितनी है? 16। कैसे? नीचे की तरफ देखना, 16 नीचे से, 16 तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम मछली हो, 16 तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम कितने से जा रहे हो? 12 से। तुमको कितना फील होगा? 28। अरे माइनस कैसे होगा रे? 28। कोई तुम्हारी तरफ दौड़े, तुम भी उसके तरफ दौड़ो तो माइनस कर लोगे स्पीड को, कि जल्दी मिलोगे ना, रिलेटिव। तो आंसर कितना आएगा? 28। नहीं समझे? ऐसे सोच,
ऐसा सोच, आगे कोई बाइक है, तुम भी बाइक पे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक केस ये हुआ। दूसरा केस, वो बाइक तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम भी उसकी तरफ जा रहे हो, जल्दी कब मिलोगे? जब अपोजिट चलोगे तब ना। तो इसका मतलब इफेक्टिव स्पीड कब बढ़ती है? जब अपोजिट चलते हैं। तो ऐड कब होता है? जब अपोजिट चलते हैं। इसके लिए फिजिक्स चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। फिल्म में नहीं देखते हो क्या? पुराने ज़माने की मूवी होती थी, हीरोइन होती थी, हीरो होता था और एक होता था विलन। विलन होता था शक्ति कपूर टाइप के, ऐसे करके। पापा के साथ देखा हो कभी? देखना। और शक्ति कपूर, हीरोइन दौड़ती थी और विलन उसका पीछा करता था घोड़े पे बैठ के, डिकचिक डिकचिक डिकचिक। हीरोइन दौड़ रही होती थी, तो क्या घोड़ा लेके वो ऐसे आएगा तो हीरोइन उसके सामने दौड़ेगी क्या? दूसरा सीन भी होता है, जब हीरो होता है आगे और हीरोइन यहाँ पे होती है और गाने बजते हैं। गाना होता है ना, गाना 8-10 मिनट का, तू मेरी जान ऐसा लालटेन ऐसा। तो उस समय हीरो दौड़ता है इधर से, हीरोइन उधर से दौड़ती है। भाई उधर खुशी की बात है। अब विलन आता है तो भागना होता है, कॉमन सेंस की बात है। भागना है तो सेम डायरेक्शन में दौड़ूंगा, अपोजिट दौड़ूंगा? सेम दौड़, अपोजिट दौड़ेगी पगली। भागना होता है तो वो आ रहा है, उससे भागना है, उसकी तरफ दौड़ेंगे। ये कौन सा भागना हुआ? भागना मतलब होता है सेम डायरेक्शन में। वो उसको देखा, अरे भागना है तो ऐसे भागोगे ना यार, जिधर से वो आ रहा है। गजब बात कर रहे हो यार तुम लोग, तो भागने में नहीं आता। दुनिया का सबसे आसान काम है भाग जाना। पढ़ाई कर रहे हैं, भागना कितना आसान है, छोड़ दो, नहीं पढ़ो, हो गया, भागना हो गया। लड़ना होता है तो सामने जाते हैं, है ना? लड़ना होता है तो सामने जाते हैं, प्रभु। इसलिए जीवन में एक आध बार लड़ाई होनी चाहिए ताकि भागने का अनुभव हो। भागना कैसे है? भागना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब पढ़ रहा था सवाई माधोपुर में, एक बार सवाई माधोपुर है ना आसपास, तो वहाँ पे ऐसी स्टेशन है ना, स्टेशन पे मैं बैठा हुआ था। वो सर्दी का समय था तो स्वेटर में था, स्वेटर ऐसी बॉडी फिट स्वेटर नहीं होते, ऐसे पहन के बैठा हुआ था। बहुत अच्छी बात है कि स्वेटर में था, बॉडी फिटिंग वाला। लूज फूज रहता तो पकड़ लेता हो। तो जैसे ही मैं बैठा हुआ था तो उसमें स्टेशन के एंड में एक होता ना जिसमें पत्थर से लिखा रहता है जंक्शन का नाम, वहाँ पे चला गया था ऐसे ही हवा खाने। बढ़िया मौसम था, बाकी सारे ग्रुप थे लड़कों के, सब अपने अपने घर जा रहे थे, दिवाली की छुट्टी होनी थी। मैं वहाँ बैठा हुआ था। जब बैठा हुआ था तो ऐसे, तो पत्थर का बेंच होता है स्टेशन पे, ऐसे करके बैठे हुए थे ऐसे। तो परछाई जो थी ना, मुझे लगा कि 2-3 जने आ रहे हैं, तो मुझे लगा बैठने के लिए आ रहे हैं। तो फिर मैं सोचो यार, फिर वो 4-5 हो गए। तो फिर मुझे लगा यार इतनी छोटी सी जगह है, इसमें 4-5 कैसे बैठेंगे? मन में बात चल रही है। और उसके बाद से उन लोग थोड़े से स्टाइल मारने वाले रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, सब ने एक साथ हुडीज़ ऊपर किया, ऐसे ऐसे। जब वो किया ना तो मुझे लग गया मामला गड़बड़ है। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था ऐसे ही। अब जैसे उसने हुडी जैसे ऊपर किया, अब क्या कर सकते, 5 से लड़ नहीं सकते, क्लास 11th का लड़का, दिवाली की छुट्टी, घर जाना है। फिर उसके बाद से जो फ़ोन पे, मैं एकदम रेडी मोड में आया कि अब तो भागना है, एक ही उपाय है। लेकिन अब 5 थे, कैसे भागोगे? ट्रैक के इस तरफ थे तो। लेकिन उसमें ये था कि जो आदमी आया था ना पीछे से, तो वो उसने अपना मफलर निकाला ऐसे गर्दन पकड़ने के लिए, गर्दन पकड़ने के लिए। सवाई माधोपुर, बाद में पता चला बहुत डेंजर जगह है साला। मफलर से उसने मफलर से ऐसे निकाला ना, तो मैं थोड़ा आगे जब आया तो उसको हुआ झुकना। जब वो झुकना होगा तो उसका पेट आएगा ना सपोर्ट पे, तो मैंने उसको पकड़ के बस ऐसे खींच दिया, बस खुद ही वो गिर गया। वो बाई चांस किस्मत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करो, रो वहाँ पे नहीं रो सकता। उसके बाद सिर्फ मैं चिल्ला रहा हूँ और भाग रहा हूँ, सिर्फ चिल्लाना और भागना। और तुमको बता दूँ, एक आदमी हेल्प के लिए नहीं आता है। एट दैट टाइम देयर वॉज नियर अबाउट 500+ पीपल, सिर्फ ट्रैक के उस पार। बीच में तुम इस पार हो, बीच में रेलवे ट्रैक होते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म उधर होता है। 500 से ज़्यादा लोग होंगे। सब वो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, क्लियर उनको दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा अंधेरा था। लेकिन एक आदमी हेल्प के लिए नहीं आया। मेरे को किसी को बुलाना भी नहीं था, उतना मौका कहाँ है, आओ आओ, बस चिल्लाओ और भागो। हाँ, उस दिन रियलाइज़ हुआ कि भागना कितना ज़रूरी है। फिर मैं भागा, और भागा तो दिक्कत ये थी कि सामने भी वो लोग थे ना। लेकिन क्या, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है जीवन में, जान बचाने के लिए भी। तो उस दिन बस ऐसा था कि भागा, और एक बार जब भागे तो बस चिल्लाओ और भागो करते करते हुए ब्रदर उनसे पकड़ाया नहीं। और मैं गया लोगों के पास। वहाँ जब हमारी टीम जहाँ थी, स्टूडेंट सारे कोटा के ही लड़के थे, उनको बोला ऐसे ऐसी वाली बात है। फिर सारे फॉर्म में आ गए, चलो पकड़ते हैं। और 500 1000 जितने भी लोग सब आए, लेकिन वो रुकेंगे थोड़ी, वो तो भाग गए। फिर हम लोग, फिर अपना ग्रुप 50-60 लोग, फिर सवाई गली गली में उसको ढूंढ रहे हैं, बदमाशी ढूंढ रहे हैं उसको। फिर ढूंढ रहे, फिर चाय की दुकान थी तो लोग कहे कि चाय पीते हैं, वहाँ पे गए।
उससे मैं चाय नहीं पीता था लड़के, तो चाय का, अब चाय वाला भी डर जाए, सोचो एक साथ उसके बाद 50-60 लोग आ रहे हैं, सोचो क्या मैटर हो गया। फिर उसने बताई बात कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे ऐसे कभी नहीं आना। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, ये अपना अनुभव है। पहली बात, भागने आना चाहिए, स्टेप 1। दूसरी बात, कभी भी स्टेशन के एंड पॉइंट पे मत जाओ, कभी भी मत जाओ, है ना। वो तो आदमी फ़ोन पे लगा रहता है, ज़रूरत की बात है, वो किसी दोस्त को लगा लिया, कहानी चल रही है, आप चले गए एंड पे बैठे हुए, हा ही हू चल रहा है, और उसका आपको पता नहीं चलता। कभी भी स्टेशन के एंड पे मत जाओ, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनका रोज़ का है। मुझे पकड़ते तो क्या हो जाता, अगर उनको लगता कि पैसे वाली फैमिली से है तो किडनैप कर लेते, लगता कि गरीब से है तो जो कोई मोबाइल पैसे जो होता वो ले लेते, जब कुछ नहीं लगता 10 थप्पड़ लगाते छोड़ देते, कुछ तो करते। तो अपना तो घाटा ही है हर फेज़ में। तो कभी भी ऐसे, लड़कियां तो शायद ही जाएंगी, ऐसे हरकत नहीं करती हैं, लड़कों को बता रहा हूँ मैं। ऐसे तुम लोग तो ऐसे ही क्यूट वाले बच्चे हो, तुम लोग उत्पात थोड़ी मचाते हो। हमारे में तो क्या था कि अकेले जाएंगे, ऐसा करेंगे, तो आप लोग तो ऐसा ही है, मम्मी छोड़ के नहीं जाना टाइप, है ना। हाँ, ये भी एक तरीके से सेफ्टी है, लेकिन हाँ, जीवन में भागना ज़रूरी है। अपने आप को इतना तो फिट रखो कि जान बचाने के लिए भाग सको। कुत्ते भी पीछे पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, भागने आना चाहिए भाई। मैं लड़ने की कहाँ कह रहा हूँ, भागने आना चाहिए, कम से कम भागने आना चाहिए। और ये एक टिप दे रहा हूँ तुमको, कभी भी मान लो कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया, लेकिन कभी भी अगर आप किसी अनवांटेड सिचुएशन में पहुँच जाओ तो चिल्लाना बहुत ज़रूरी है। चिल्लाओ और भागो, 2 in 1 प्रैक्टिस ज़रूरी है इसकी, भागना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अभी सवाल ये है, अब बताओ कैसे भागता मैं, उनकी तरफ भागता जिधर वो आ रहे हैं, अपोजिट भागते हैं ना भाई। हाँ, अब समझो बात को। अभी हमसे पूछा था वेलोसिटी किसकी, इमेज ऑफ बर्ड किसको महसूस होनी है, फिश को। मान लो इसको छोटा, अगर मैं रिलेटिव पढ़ूँ, VA भी लिखूँ, वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखूँगा, VA माइनस का V भी लिखते हैं, बचपन से ही सिखाया गया। अच्छा, अब देखना वेलोसिटी, अब यहाँ ना दिक्कत होती है, इसलिए पूरा लिख रहा हूँ मैं। देख, यहाँ वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, किसकी, इमेज ऑफ बर्ड की। किसके रिस्पेक्ट में लिखना है अपने को, फिश के रिस्पेक्ट में। सोच, ये कौन है A, ये कौन है B। देख ऊपर से लिख रहा हूँ, तो VA भी हो गया ना। अब देख क्या लिखूंगा, VA मीन्स वेलोसिटी इमेज ऑफ बर्ड, माइनस वेलोसिटी किसकी, फिश की, है ना बात, है कि नहीं। अब बस लिख दो, ये तुमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, बताओ क्या है, -16, माइनस अब की बात जरूरी है, तो माइनस का 16 J कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश बताओ। हाँ, फिश ऊपर जा रही है, तो प्लस का 12 का J कैप, माइनस प्लस माइनस अगेन क्या बन गया, माइनस का 28 J कैप। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 28 माइनस का J कैप। इसका क्या मतलब है, 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोला है ना इसने, तो 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ, ऊपर, नीचे। ये आया 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे। अब पूरा सेंटेंस बोलो, यहाँ पे क्या होगा, फिश को ऐसा लगेगा कि बर्ड, सुनना पूरी बात बोल रहा हूँ, फिश को ऐसा लगेगा कि बर्ड उसके तरफ 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रही है। लेकिन सही मामले में क्या होगा, सही मामले में क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फिश के तरफ उसको महसूस होगी 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, क्योंकि फिश जो देखेगी वो किसको देखेगी, इमेज को। किसकी इमेज को, बर्ड की इमेज को। तो अगर पूरा सेंटेंस एक साथ समराइज करके बोलता हूँ, फिश को ऐसा पहली बात, फिश तो बर्ड को देख ही नहीं रही है, तो वो कहानी तो पहली खत्म है। फिश तो बर्ड को देख ही नहीं रही है, फिश देख रही है बर्ड की इमेज को, तो जो भी हलचल होगी वो इमेज में होगी भाई। तो फिश को ऐसा लगेगा कि बर्ड उसकी तरफ, उसको तो बर्ड ही महसूस होगा, लेकिन सही में क्या देख रहा है वो, बर्ड की इमेज। तो फिश को ऐसा लगेगा कि बर्ड की इमेज उसके तरफ आ रही है 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अब देख, इतनी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने किया सोचने के लिए। अगर हम कॉमन सेंस लगाएं कि भाई फिश अंदर है, फिश को दिख रही है क्या, बर्ड की इमेज, और उसकी वेलोसिटी नीचे है कितनी 16, और फिश खुद ऊपर जा रही है कितने से 12 से, तो भाई एक ऊपर से नीचे आया 16, एक नीचे से ऊपर गया 12, रिलेटिव जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 28। समझ रहे हो क्या, 28 से फिल होगा उसको। इतना ही आसान है, कहीं से कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सही है क्या? बस आज इतना ही, रहने दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। अब अगला सेक्शन जो है